by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। बीजिंग में हमास और फतह मूवमेंट के बीच मीटिंग की खबर आई है। 30 अप्रैल को चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की। आधिकारिक बयान के मुताबिक दोनों पक्षों ने साथ में आने की संभावनाओं पर चर्चा की। बातचीत सफल रही। दोनों गुट अगले दौर की बातचीत के लिए भी राजी हैं। सुनिए। 应中方邀请，巴勒斯坦民族解放运动和伊斯兰抵抗组织代表日前来京磋商，就推进巴内部和解深入坦诚对话。双方充分表达了通过对话协商实现和解的政治意愿，就诸多具体问题进行探讨，并取得积极进展。一致 ये खबर दिलचस्प क्यों है? 3 वजहों से। नंबर 1, नया मेज़बान। अभी तक हमास की अधिकतर मीटिंग्स कतर, इजिप्ट और मॉस्को में हो रही थी। हमास का पॉलिटिकल ऑफिस दोहा में है। उसके पॉलिटिकल ब्यूरो का मुखिया इस्माइल हानिया वहीं पर रहता है। कतर की मध्यस्थता के बाद ही इसराइल और हमास के बीच नवंबर में संघर्ष विराम हुआ था, मगर अप्रैल 2024 में कतर ने मध्यस्थ की भूमिका छोड़ने का हिंट दिया था। कहा था, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब चीन ने हमास की मेज़बानी की है, संभवतः पहली बार। दूसरी वजह है कट्टर दुश्मनी। हमास और फतह मूवमेंट दोनों फ़िलिस्तीनी संगठन हैं, लेकिन उनके बीच किसी तरह का तालमेल नहीं है। ये फ़िलिस्तीन स्टेट की स्थापना में आने वाली सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। कैसे? हमास का शासन गाज़ा पट्टी पर है, जबकि फतह का वेस्ट बैंक के कुछ चुनिंदा इलाकों पर। हमास एक चरमपंथी गुट है। कई देशों ने उसको आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया है, जबकि फतह राजनीतिक संगठन है। फ़िलिस्तीन अथॉरिटी में फतह का कंट्रोल है। पीए को फ़िलिस्तीन का आधिकारिक प्रतिनिधि माना जाता है। हमास इजराइल को मान्यता नहीं देता, फतह मान्यता देता है। एक समय वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी दोनों जगहों पर फतह का शासन हुआ करता था। 2006 के चुनाव में हमास ने फतह को हरा दिया, जिसके बाद दोनों के बीच खूनी जंग हुई। हमास ने गाज़ा से फतह को खाली करा दिया। तब से दोनों एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते हैं। जानकार कहते हैं, गाज़ा पट्टी पर पिछले 18 वर्षों से हमास का नियंत्रण है। वो लगभग 22 लाख फ़िलिस्तीनियों का प्रतिनिधि है। गाज़ा पट्टी फ़िलिस्तीन स्टेट का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए जब तक हमास और फतह सेम पेज पर नहीं आते, तब तक फ़िलिस्तीन का भविष्य अधर में लटका रहेगा। तीसरी वजह है बढ़ता वर्चस्व। चीन लंबे समय से खुद को महाशक्ति के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। इसकी एक अनिवार्य शर्त है, आपकी बात दुनिया के बड़े हिस्से में गौर से सुनी जाए, आपके बिना कोई बड़ा फैसला ना लिया जाए। इसका एक तरीका है, पैसा फेंको, तमाशा देखो। चीन अपने प्रयास में काफ़ी हद तक सफल भी हुआ है। 1 बेल्ट 1 रोड के जरिए उसने कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पकड़ बनाई है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वर्चस्व का दूसरा रास्ता डिप्लोमेसी से होकर गुजरता है। जटिल मसलों पर आपकी राय का कितना मान सम्मान होता है, बड़े विवादों को सुलझाने में आपकी भूमिका कितनी अहम है, आदि। चीन इस दिशा में भी आगे बढ़ा है। मार्च 2023 में उसने सऊदी अरब और ईरान के बीच सुलह कराई थी। दोनों देशों ने 2016 में डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ दिए थे। चीन की मध्यस्थता के बाद उन्होंने संबंध बहाल करने का फैसला किया था। इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष दुनिया के सबसे बड़े विवादों में से है। जून 2023 में चीन ने दोनों पक्षों में मध्यस्थता की पहल की थी। अगर चीन हमास और फतह को एकजुट करने में सफल रहा तो उसकी नेगोशिएशन की क्षमता बढ़ जाएगी। भविष्य में फ़िलिस्तीन से जुड़े किसी भी समझौते में उसकी राय को दरकिनार करना मुश्किल हो जाएगा। अभी जान लेते हैं कि फ़िलिस्तीन को लेकर चीन का ऐतिहासिक मत क्या रहा है। चीन आज़ाद फ़िलिस्तीन देश की स्थापना का समर्थक रहा है। दोनों के बीच डिप्लोमेटिक संबंधों की शुरुआत 1965 में हुई थी। उसी बरस फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO ने बीजिंग में अपना दफ्तर खोला। PLO कई फ़िलिस्तीनी गुटों का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें फतह मूवमेंट सबसे ताकतवर था। PLO के नेता यासिर अराफात ने 14 बार चीन का दौरा किया। चीन ने PLO के सशस्त्र संघर्ष को समर्थन दिया। 1960 और 1970 के दशक में चीन ने PLO को $50 लाख की मदद दी थी। आज के समय में ये रकम लगभग 42 करोड़ रुपए होगी। 1980 के दशक के अंत में PLO ने हिंसा का रास्ता छोड़कर राजनीति में किस्मत आजमाने का फैसला किया। 1988 में चीन ने फ़िलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। 2004 में यासिर अराफात की मौत हो गई। उनकी मौत पर तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ ने शोक संदेश भेजा था। लिखा था, चीन ने एक बेहतरीन दोस्त खो दिया है। हालिया बरसों में चीन फ़िलिस्तीन संबंध कैसे रहे हैं? फ़िलिस्तीन
उइगर मुस्लिमों के खिलाफ चीन की पॉलिसी का समर्थन करता है। चीन पर शिनजियांग में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगते हैं, फिर भी फिलिस्तीन ने घोषित तौर पर चीन का साथ दिया है। अक्टूबर 2023 में शुरू हुई इजराइल हमास जंग में चीन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। उसने 7 अक्टूबर के हमले पर चिंता जताई, मगर हमास की आलोचना करने से बचता रहा। जब इजराइल ने गाजा पट्टी में हमले तेज किए, तब चीन ने संघर्ष विराम की मांग की। 19 अक्टूबर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज़ाद फिलिस्तीन का समर्थन दोहराया। चीन आधिकारिक तौर पर अपने स्टैंड पर कायम रहा है। वो दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करता है। साथ ही साथ वो इस बात पर भी जोर देता है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन और राजनीतिक समझौते से ही इजराइल फिलिस्तीन विवाद सुलझ सकता है। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया संस्थान ABC न्यूज़ ने भारतीय जासूसों से जुड़ी सनसनीखेज रिपोर्ट पब्लिश की है। ABC न्यूज़ ने सरकारी अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि भारतीय जासूस ऑस्ट्रेलिया में सीक्रेट दस्तावेज चुराने की कोशिश कर रहे थे। वे ऑस्ट्रेलिया में भारतवंशियों पर नज़र भी रख रहे थे। 2020 में नेक्सस ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन की पकड़ में आया, जिसके बाद कुछ भारतीय जासूसों को ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकाला गया था। ये आरोप अज्ञात ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के हवाले से लगाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर भारत का नाम नहीं लिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से जब ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि वो इंटेलिजेंस मैटर्स पर कुछ नहीं बोलेंगे। भारत सरकार ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर ये सबसे नया आरोप है। इससे पहले अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान ऑफिशियल चैनल से भारत पर आरोप लग चुके हैं। इस सिलसिले की शुरुआत सितंबर 2023 में हुई थी, जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में कहा था कि भारत के खुफिया एजेंट कनाडियाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल थे। निज्जर खालिस्तानी आतंकी था। जून 2023 में उसकी कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा के बाद नवंबर 2023 में अमेरिका के आरोपों का खुलासा हुआ था। अमेरिका का आरोप था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश भारतीय एजेंट्स ने रची थी। इस मामले में निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका निखिल गुप्ता को अपने यहाँ लाने की तैयारी में है। अमेरिका के आरोप पत्र में रॉ के एक अधिकारी का भी जिक्र था, मगर नाम जाहिर नहीं किया गया था। 29 अप्रैल 2024 को वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में नाम छाप दिया। दावा किया कि रॉ के अधिकारी विक्रम यादव ने पन्नू की हत्या के लिए निखिल गुप्ता को सुपारी दी थी। इस रिपोर्ट पर भारत के विदेश मंत्रालय का जवाब भी आया। उन्होंने कहा, रिपोर्ट में किए गए दावे अनाधिकारिक और सबूतों से परे हैं। इस मामले में एक हाई लेवल कमेटी जांच कर रही है। इस पर काल्पनिक और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी ठीक नहीं है। देश दुनिया की और भी ज़रूरी और दिलचस्प घटनाओं पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ।